हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने अपना अकाउंटिंग रेशो का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें मैंने लिक्विडिटी रेशो स्टार्ट किया था। और सीबीएसई ने दो रेशो स्पेसिफाई कर रखी हैं सिर्फ क्लास 12th के लिए। एक तो है करंट रेशो और दूसरी क्या है, क्विक रेशो। सो मैंने इसके बेसिक्स कराए थे और कुछ मैंने इसके बेसिक क्वेश्चन कराए थे। सो आज हम इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द एडवांस क्वेश्चन हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट। अगर आपको क्वेश्चन में सिंपली इन्वेस्टमेंट दे रखो और कुछ नहीं लिखा कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो आप उसे क्या एज्यूम करोगे, आप उसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एज्यूम करोगे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज्यूम करोगे। और अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, सो ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो वो क्या होगी, जो 12 महीने के अंदर अंदर आपको सेटल करनी है, वो करंट इन्वेस्टमेंट दे सकता है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे सकता है या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दे सकता है। सो ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे आपके करंट एसेट्स में। और ये किस में आएगी, ये आएगी आपकी नॉन करंट एसेट्स में। और उसके अलावा अगर वो सिंपली लोन दे देता है या मॉर्टगेज लोन दे देता है या बैंक लोन दे देता है और ये नहीं बताता आपको कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, सो आप क्या एज्यूम करोगे इनको, आप एज्यूम करोगे इनको लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो अगर कोई भी बोरोइंग दे रखी है और स्पेसिफाई नहीं कर रखा वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, सो आपको क्या एज्यूम करना है, आपको एज्यूम करना है लॉन्ग टर्म। ऐसे ही एसेट का सिनेरियो है, अगर कुछ नहीं मेंशन कर रखा सो आप उसे क्या एज्यूम करोगे, आप उसे एज्यूम करोगे कि वो लॉन्ग टर्म है। सो इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ दो बेसिक्स और बताए थे कि जो इन्वेंट्रीज़ की कैलकुलेशन करते हैं हम उसमें कभी भी लूज टूल को कंसीडर नहीं करते, और इसका मैंने लॉजिक बताया था। और करंट रेशियो में हम जो डेटर्स लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो हम नेट फिगर लेते हैं। मतलब अगर कोई प्रोविज़न दे रखो उसके अगेंस्ट हमें वो क्या करना पड़ता है, वो हमें लेस करना पड़ता है। और इसका भी लॉजिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। सो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू। ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, गुडविल, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन, कैश एंड बैंक बैलेंस, ट्रेड पेबल, रेंट पेबल, डिविडेंड पेबल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस। और हमें बोला हुआ है कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशियोज एंड कमेंट अपॉन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये जो आपको डाटा दिया हुआ है इससे आपको लिक्विडिटी रेशो कैलकुलेट करनी है। और कौन कौन सी रेशो, एक करंट रेशो और दूसरी क्विक रेशो। और उसके बाद आपको अपना कमेंट देना है, मतलब जो आइडल रेशो होती है, जैसे कि करंट रेशो 2:1 होती है और क्विक रेशो 1:1 होती है, उसके साथ कंपैरिजन करके आपको इसका क्या देना है, आपको इस पर एक कमेंट पास करना है। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में करंट रेशो। सो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। सो हमें सबसे पहले क्या ऐड करने हैं, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स ऐड करने पड़ेंगे। सो करंट एसेट्स हमें दे क्या क्या रखे हैं, करंट एसेट्स में सबसे पहले हमें दे रखा है उसने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। क्योंकि जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो उसे हम करंट इन्वेस्टमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का बैलेंस कितना दे रखे हैं, ये दे रखे हैं हमें 40,000। उसके बाद उसने हमें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं, नॉन करंट होते हैं, इसे इग्नोर करेंगे हम। इंटेंजिबल एसेट गुडविल दे रखी है, ये भी नॉन करंट होते हैं, इसे इग्नोर करेंगे। और फिर हमें दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, कितने का, 2 लाख का, और 20,000 का प्रोविज़न है। सो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं नेट फिगर। सो 20,000 हम उसमें से माइनस करके नेट फिगर कितनी बची अपनी, नेट फिगर बची अपनी 1,80,000। सो उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमें दिया हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस, और वो कितना है, वो दिया हुआ है हमें 80,000। सो कैश एंड बैंक बैलेंस क्योंकि करंट में आता है वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद उसने हमें क्या दे रखा है, ट्रेड पेबल जो कि करंट लाइबिलिटी होती है, रेंट पेबल जो कि करंट लाइबिलिटी होती है, डिविडेंड पेबल भी करंट लाइबिलिटी, और इन्वेंट्रीज़। और क्योंकि इन्वेंट्रीज़ में हमें यहाँ पे कुछ लूज टूल्स वगैरह मेंशन नहीं है, सो हम क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि कुछ भी हमें उसमें लूज टूल कंसीडर नहीं कर रखे। सो हम जो इन्वेंट्री है वो 3,90,000 लेंगे पूरी की पूरी। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखे हमें इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, क्योंकि प्रोविज़न दे रखी है और बोरोइंग दे रखी है होती है आपकी लाइबिलिटीज़। सो एक करंट एसेट में नहीं आता। और जो इनकम टैक्स आपने एडवांस में पे कर दिया ये आपका एक टाइप का प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। सो ये कितना है बैलेंस इसका, इसका बैलेंस दिया हुआ है हमें 30,000। सो जो सारे के सारे करंट एसेट्स आए इनका टोटल कितना बना अपना, 40,000, 180,000, 80,000, 390 और 30,000 को जब आप ऐड करोगे
सो ये बनेगा आपका 7,20,000। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको करंट लाइबिलिटीज़ ऐड करनी है। और करंट लाइबिलिटीज़ क्या दे रखी हैं आपको, सबसे पहली करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है आपको ट्रेड पेबल, फिर दे रखी है रेंट पेबल, फिर दे रखा है डिविडेंड पेबल, और फिर दे रखी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सो ये क्या है आपकी, ये है आपकी करंट लाइबिलिटीज़। और इसके बाद एक लास्ट लाइबिलिटी क्या दे रखी है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न किस में आता है, ये आता है आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में। सो आपको अब क्या करनी है, करंट लाइबिलिटीज़ ऐड करनी है। सो ट्रेड पेबल का बैलेंस कितना दे रखा है हमें, 1,20,000। उसके बाद जो रेंट पेबल है उसका बैलेंस कितना दे रखा है हमें, उसका बैलेंस दे रखा है हमें 10,000। उसके बाद जो डिविडेंड पेबल है वो कितना बैलेंस है, 30,000। उसके बाद दे रखी है आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आपको क्या दे रखे है, बैंक ओवरड्राफ्ट, और उसका बैलेंस कितना है, उसका बैलेंस है 25,000। सो आप यहाँ पे लोगे 25,000। और लास्ट में दे रखे है आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स कितने का, ये दे रखे है आपको 55,000 का। सो इसे भी हम करंट लाइबिलिटी मानते हैं। सो ये कितना बना आपका, ये बना आपका 2,40,000। सो अब आपने करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज़ ऐड कर ली। अब जस्ट आपको इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। सो करंट एसेट्स कितने दे रखे हैं हमें, 7,20,000 के, और करंट लाइबिलिटीज़ कितने की दे रखी हैं, 2,40,000 की। सो अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, इसको डिवीज़न करना। सो जब आप इसकी डिवीज़न करोगे सो करंट रेशो क्या आएगी, ये आएगी आपकी 3:1। सो इसको क्या बोल लोगे आप, 3:1। सो ये आ गई आपकी करंट रेशो। और आइडल रेशो क्या होती है, आइडल रेशो होती है 2:1। सो जो ये आइडल रेशो है इससे ज़्यादा है। सो आप कमेंट इस तरीके से भी दे सकते हो, जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कंपनी की स्ट्रॉन्ग है, बट आप इसमें ये भी ऐड करना कि जो आइडल रेशो है उससे ज़्यादा कंपनी ने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है। सो हो सकता है कि जो उसके करंट एसेट है वो अंडर यूटिलाइज हो रहे हो। सो इसलिए कंपनी को अपनी करंट रेशो 2:1 मेंटेन करनी चाहिए, या उसके क्लोज, मतलब कि 2.5 2.4 ऐसे मेंटेन कर सकती है। सो अब हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है क्विक रेशो। सो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है अपने पास लिक्विड एसेट्स, या क्विक एसेट्स बोलते हैं जिनको हम, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। सो करंट लाइबिलिटीज़ हमने कैलकुलेट कर ली ऑलरेडी, कितने की, 2,40,000 की। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जस्ट हमें कैलकुलेट करना है लिक्विड एसेट्स। सो लिक्विड एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स में से जो मैंने 5 आइटम्स बताए थे आपको, कौन कौन से आइटम, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्सेस जो एडवांस में पे कर रखे हो, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट दे रखो या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखो, ये 5 माइनस करने हैं आपको। बट जो लास्ट के 2 आइटम है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और जो फिक्टिशियस एसेट, ये एग्जामिनर क्लास 12th में कभी भी नहीं देगा, क्योंकि अगर वो इस टाइप के 2 एक्सपेंसेस दे देगा तो ये बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे। सो अगर एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ट्रिकी बनाना हो तब वो लास्ट के 2 आइटम देगा, वरना क्लास 12th में वो सिर्फ यही 3 आइटम्स देता है। कौन कौन से, या तो आपको एडवांस टैक्सेस दे देगा, या प्रीपेड एक्सपेंसेस दे देगा, या इन्वेंट्री दे देगा। सो इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, इस क्वेश्चन में हमें इन्वेंट्री दे रखी है और इनकम टैक्स पेड इन एडवांस दे रखा है। सो लिक्विड एसेट, टोटल करंट एसेट्स कितने के थे अपने, 7,20,000 के। इसमें से हमें क्या लेस करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री, क्योंकि लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस वो 5 आइटम्स जो मैंने आपको बताए, माइनस क्या करना है हमें अभी, इनकम टैक्स जो एडवांस में पे कर दिया। सो आपके लिक्विड एसेट्स कितने के बने, आपके लिक्विड एसेट बने हैं 3 लाख के। सो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। सो अब इसकी आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है। सो लिक्विड एसेट कितने के आए अपने, ये आए 3 लाख के, और उसके बाद हमें दे क्या रखा है, करंट लाइबिलिटीज़ कितने कैलकुलेट हुई थी, ये कैलकुलेट हुई थी 2,40,000 की। सो यहाँ पे आएगा 2,400, 2,40,000। और जब आप इसकी डिवीज़न करोगे सो ये रेशो क्या आएगी, ये रेशो आएगी 1.25:1। सो आइडल रेशो क्या होती है, आइडल रेशो होती है 1:1। सो ये आइडल रेशो के बिल्कुल पास है। सो ये ऑप्टिमम रेशो है, आप बोल सकते हो। जो कंपनी की क्विक रेशो है वो कंपनी ने ऑप्टिमम मेंटेन कर रखी है। सो अगर कंपनी को इंस्टेंटली अपनी कोई लाइबिलिटी पे करनी पड़ जाए सो आसानी से पे कर सकती है। बट आपने जो करंट रेशो का दिया था उसमें आपको थोड़ा सा ये दिखाना पड़ेगा कि अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं आपके करंट एसेट्स। सो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट करंट रेशो एंड क्विक रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड ऑल्सो गिव योर कमेंट्स फ्रॉम द सेम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 46, रॉ मटेरियल दे रखा है हमें इन्वेंट्री में 110, वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स, और यहाँ पे लूज टूल्स दे दिया हमें, मशीनरी
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लाइबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन, लाइबिलिटी फॉर फ्यूचर टैक्सेशन। और हमें क्या दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो हमें कैलकुलेट क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है करंट रेशो और क्विक रेशो। सो करंट रेशो और क्विक रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया। सो करंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए करंट एसेट। सो करंट एसेट्स का सबसे पहले हम टोटल करेंगे। हमें दे क्या रखा है, उसने हमें दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 46,000। और उसके बाद हमें दिया हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में 4 आइटम दे रखे हैं, आपको लूज टूल कंसीडर नहीं करने। सो लूज टूल का बैलेंस कितना है 40,000। सो आप इसको इग्नोर करोगे। सो इन्वेंट्री का बैलेंस कितना बचा आपके पास, ये बचा आपके पास 2,60,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल जिसका बैलेंस दे रखा है हमें 2 लाख। सो 2 लाख यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमें दिया हुआ है करंट एसेट्स की कैटेगरी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म नॉन करंट होता है, शॉर्ट टर्म किस में आते हैं आपकी करंट एसेट्स में। सो यहाँ पे कितना ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा 50,000। उसके बाद क्या दे रखे हैं हमें दे रखे हैं उसने प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि उसके बाद के जो आइटम थे लाइबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन, फ्यूचर टैक्सेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये किसकी कैटेगरी में थे, ये थी लाइबिलिटी। और क्योंकि अभी हम एसेट का टोटल कर रहे हैं और वो एसेट भी कौन से, करंट एसेट। सो यहाँ पे लेंगे हम 20,000। सो करंट एसेट कितने के बने आपके करंट एसेट बने यहाँ पे 5,76,000 के। और दूसरा टास्क क्या आपको कैलकुलेट करनी है अपनी करंट लाइबिलिटी। सो करंट लाइबिलिटी कितनी दे रखी है हमें दे रखे हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितने के दे रखे हैं 1,70,000 के। लाइबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन कितने की दे रखी है हमें लाइबिलिटी दे रखी है उसने 30,000 की। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 30,000। उसके बाद हमें दे रखी है लाइबिलिटी फॉर फ्यूचर टैक्सेशन। लाइबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो आपने टैक्सेशन के लिए प्रिपेयर कर रखा हो, और फ्यूचर टैक्सेशन के लिए जो आप फ्यूचर में पे करोगे। सो ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न एक टाइप का। सो इसे हम क्या करेंगे, इग्नोर। फिर हमें दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो हमें अब ये ऐड करने हैं। सो बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, ये है 60,000 का। डिविडेंड पेबल कितने का दे रखा है 50,000 का। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कितने के दे रखे हैं, ये दे रखे हैं हमें 10,000 के। सो यहाँ पे आएगा 10,000। और इसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है अब टोटल। सो टोटल कितना आया, टोटल आया आपका 3,20,000। सो अब हमें जो ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करिए हमें फॉर्मूला में पुट करना है। सो फॉर्मूला क्या बोलता है हमें करंट रेशो का, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। सो करंट एसेट कितने के हैं आपके, ये है आपके 5,76,000 के। और करंट लाइबिलिटी कितने की आई, ये आई आपकी 3,20,000 की। सो जब आप इसकी डिवीज़न करोगे, सो इस ये सोल्व होने के बाद क्या आएगी, 1 पॉइंट रेशो इक्वल टू 1। और आइडल रेशो क्या होती है, आइडल रेशो होती है 2:1। सो कंपनी आइडल रेशो मेंटेन नहीं कर रही। सो कंपनी बहुत ही रिस्की सिचुएशन में है। अगर कंपनी को अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पे करनी पड़ जाए, सो कंपनी अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर पाएगी। सो कंपनी कैसे इंप्रूव कर सकती है, कंपनी को अपने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो आप इस टाइप का कमेंट लिखोगे। और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशो या क्विक रेशो बोलते हैं जिसे हम। सो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। और हमें करंट लाइबिलिटीज़ तो हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। हमें क्या कैलकुलेट करना है, बस हमें कैलकुलेट करना है अब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड एसेट। और लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस वो 5 आइटम जिसमें से हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 दे रखी हैं। क्या क्या, इन्वेंट्री दे रखी है और हमें दे रखे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 के। सो इन्वेंट्री कितने की है, क्योंकि लूज टूल हमें कंसीडर नहीं करने। सो हम इन्वेंट्री में सिर्फ और सिर्फ माइनस करेंगे 2,60,000 का। और हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के दे रखे हैं 20,000 के। और जो अपने करंट एसेट्स थे वो कितने के आए थे 5,76,000 के। सो 5,76,000 में से जब आप 2,80,000 माइनस करोगे, सो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2,96,000। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको जस्ट ये वैल्यू पुट करनी है। सो क्विक या जिसको हम एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, सो क्विक रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसिड डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसिड कितने के आए अपने, ये आए अपने 2,96,000 के। और करंट लाइबिलिटी कितने कैलकुलेट हुई थी 3,20,000।
सो यहाँ पे आएगा 3,20,000 और जब आप इसकी डिवीज़न करोगे सो ये आएगा आपका 0.925/1 और आइडल रेशो की होती है, आइडल रेशो होती है 1:1। सो कंपनी किस टाइप की सिचुएशन में है, कंपनी रिस्की सिचुएशन में है क्योंकि कंपनी अपनी क्विक लाइबिलिटीज़ पे ही नहीं कर पाएगी क्योंकि जो उसके जो लिक्विड एसेट है वो कम है और उसकी जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो ज़्यादा है। सो अगर उसे ऑन द स्पॉट कोई पेमेंट करनी पड़ जाए सो वो अपने करंट एसेट से कभी भी नहीं पे कर पाएगी या लिक्विड एसेट से कभी भी नहीं पे कर पाएगी। उसे जो अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं हो सकता है वो सेल करनी पड़ जाए। सो आप इस तरीके का कमेंट लिखोगे और कमेंट में बस आप सिर्फ यही लिखना जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इससे ज़्यादा एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो मैं आपको लंबा कंक्लूजन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो कि इस सिचुएशन में कंपनी क्या टैक्टिक अपनाएगी या क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹2 lakh. It then paid a current liability of ₹40,000. After this payment, current ratio was 2:1. Determine the size of current liabilities and working capital after the payment. Also determine the size of two items before the payment was made. So ये थोड़े से अब एडवांस क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। सो इस क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल। सो आपको वर्किंग कैपिटल का मतलब पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो आपको पता है बिजनेस को डेली बहुत सारे एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं जैसे कि ट्रेड एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉर्मली जैसे फ्रेट हो गया, इसके अलावा जो बैड डेट्स हैं कंपनी को वो बियर करने पड़ते हैं और इसके अलावा रेंट वगैरह छोटे मोटे खर्चे कंपनी को डेली बेसिस पे बियर करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं। सो उसके लिए कंपनी क्या मेंटेन करके रखती है, कंपनी मेंटेन करती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जिससे जो कंपनी के डेली एक्सपेंसेस होते हैं उनको बियर कर सके, उनको पे कर सके। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है अपना करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। मतलब कि जो आपके पास करंट एसेट्स हैं उसमें से अगर आपकी जो करंट लाइबिलिटीज़ अगर अराइज हो जाए, अगर आप उसको माइनस कर दो, सो जो अमाउंट आपके पास बचा हुआ है, जो कैश आपके पास बचा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, वो कैपिटल जो कि कंपनी मेंटेन करती है टू मीट इट्स डे टू डे अफेयर्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है करंट लाइबिलिटीज़ एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट। सो हमें करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी है और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कंपनी के कितने थे करंट एसेट्स, कंपनी के करंट एसेट्स से मतलब उसने पेमेंट करने से पहले उसके करंट एसेट्स से 2 लाख के, जिसमें से उसने 40,000 की करंट लाइबिलिटी की क्या कर दी, 40,000 की उसने करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी। सो जब कंपनी ने उसमें से अपने जो उसके पास करंट एसेट्स थे उसमें से उसने जब करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करी होगी 40,000 की, सपोज करो कुछ भी 40,000 का पे किया, सो 40,000 का कंपनी से कैश भी तो कम हो गया होगा ना। सो कैश किस में आता है, कैश आता है आपका करंट एसेट में। सो जो आपके करंट एसेट्स हैं वो आफ्टर पेमेंट कितने हो गए होंगे। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ करंट एसेट बिफोर पेमेंट। कितने थे करंट एसेट बिफोर पेमेंट, ये थे आपके 2 लाख और आपने लाइबिलिटी कितने की पे करी है, आपने लाइबिलिटी पे करी है 40,000 की। उसके बाद जो आपके करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट कितने हो गए होंगे, आफ्टर पेमेंट हो गए होंगे आपके, क्योंकि 40,000 तो यहाँ पे चला गया होगा कैश। सो आपके बचे होंगे 2 लाख में से जब आपने 40,000 की पेमेंट कर दी, सो ये बचे होंगे आपके पास 1,60,000 के। सो ये हैं आपके पास करंट एसेट और हमें दे क्या रखा है, आफ्टर पेमेंट हमें करंट रेशो दे रखी है। मतलब जब आपने पेमेंट कर दी होगी उसके बाद जो आपकी करंट रेशो है वो कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 2:1। मतलब कि अगर आपके 2 करंट एसेट होंगे सो करंट लाइबिलिटी कितनी होगी 1। सो अब हम इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे करंट लाइबिलिटी। सो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। और करंट रेशो हमें दे क्या रखी है 2:1 और करंट एसेट कितने हैं आफ्टर पेमेंट, आफ्टर पेमेंट करंट एसेट है अपने पास 1,60,000 के और हमें करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। सो करंट लाइबिलिटी कितने की आ जाएगी, करंट लाइबिलिटी आ जाएगी अपनी 80,000 की। और इसके बाद हमें क्या बोलना है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करो आफ्टर पेमेंट। क्या बोल रहा हूँ मैं, आफ्टर पेमेंट। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। सो करंट एसेट्स कितने के आए अपने, करंट एसेट्स हैं आफ्टर पेमेंट 1,60,000 के
और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है आफ्टर पेमेंट, ये है आफ्टर पेमेंट 80,000। सो कितने की आई अपनी वर्किंग कैपिटल, अपनी वर्किंग कैपिटल आई 80,000। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें जो ये दो आइटम्स है जो आफ्टर पेमेंट कैलकुलेट करे, अब हमें क्या कैलकुलेट करने, हमें ये कैलकुलेट करने बिफोर पेमेंट, मतलब कि जब हमने पेमेंट नहीं करी होगी उस टाइम करंट लाइबिलिटी कितनी होगी और उस टाइम वर्किंग कैपिटल कितनी होगी। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ करंट लाइबिलिटी बिफोर पेमेंट। सो करंट लाइबिलिटी आफ्टर पेमेंट कितनी आई अपनी, आफ्टर पेमेंट आई आपकी 80,000 और आपने पेमेंट कितने करी 40,000 की। सो पहले कितना होगा, पहले क्योंकि अगर आपने 40,000 पेमेंट कर दी होगी, अगर आप उसे ऐड कर दोगे सो बिफोर पेमेंट कितनी आई आपकी 1,20,000 और बिफोर पेमेंट आपके करंट एसेट्स कितने हैं 2 लाख। सो आपकी वर्किंग कैपिटल फिर कितनी बनी, सो वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट इज इक्वल टू कितने हैं करंट एसेट्स 2 लाख, 2 लाख माइनस 1,20,000। सो जो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो कितनी आई फिर, वो भी तब भी आई वो 80,000। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स लिमिटेड इन्वेंट्री इज रुपीज़ 1,12,000, लिक्विड एसेट 1,28,000, क्विक रेशो 1.6, वर्कआउट करंट रेशो। सो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है करंट रेशो। सो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखना, जो आपको कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला लिख लो। सो हमें क्या कैलकुलेट करनी है करंट रेशो, और करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़, मतलब कि आपको करंट एसेट्स निकालने और करंट लाइबिलिटीज़ निकालनी है। और इसके बाद हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने की दे रखी है 1,12,000 की, और हमें दे रखा है लिक्विड एसेट्स कितने के हैं, ये दे रखे हैं हमें 1,28,000 के, और उसके बाद हमें दिया हुआ है क्विक रेशो, क्विक रेशो कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 1.6, या इसे आप कैसे लिख सकते हो 1.6 रेशो 1, क्योंकि हमें रेशो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिकल कंसेप्ट है। सो इसके बाद जस्ट हमें अब ये फॉर्मूला लगाना है। सो फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, क्विक रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। और हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें क्विक रेशो दे रखा है, हमें लिक्विड एसेट दे रखा है। सो यहाँ से अपनी क्या निकल जाएगी, यहाँ से अपनी निकल जाएगी करंट लाइबिलिटी, क्योंकि हमें करंट एसेट निकालना है, करंट लाइबिलिटी निकालना है, और फिर हम अपनी करंट रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। सो लिक्विड एसेट कितने के हैं, लिक्विड एसेट दे रखी है हमें 1,28,000, और उसके बाद हमें करंट लाइबिलिटीज़ दे नहीं रखी, सो हमें वो कैलकुलेट करनी है। और इसके अलावा हमें दे क्या रखा है, हमें क्विक रेशो दे रखी है, वो क्या दे रखी है 1.6:1। सो जस्ट इसकी अब क्या करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो इसे सोल्व करने के बाद क्या आएगा आपकी, इसे सोल्व करने के बाद आपकी जो करंट लाइबिलिटीज़ आएंगी वो कितने की आएंगी, वो आएंगी आपकी 80,000 की। सो हमने करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट कर ली, अब हमें जस्ट क्या कैलकुलेट करने हैं करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, अगर हम लिक्विड एसेट्स में क्या ऐड कर दें वो 5 आइटम, और क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक ही आइटम दे रखा है और वो क्या है इन्वेंट्री। सो हमें जस्ट क्या ऐड करना है, हमें ऐड करनी है इन्वेंट्री। अब अगर आपको इस फॉर्मूला में कन्फ्यूजन हो रही हो सो इसे लिक्विड एसेट के फॉर्मूला से समझो। लिक्विड एसेट फॉर्मूला क्या होता था, करंट एसेट्स में से जब हम वो 5 आइटम लेस कर देते थे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 1 आइटम दे रखे हैं, सो हम सिर्फ 1 ही आइटम को क्या करेंगे ऐड करेंगे। सो लिक्विड एसेट्स कितने के दे रखे हैं 1,28,000, और उसके बाद हमें इन्वेंट्री कितने की दे रखी है, ये दे रखी है हमें 1,12,000 की। सो आपके करंट एसेट्स कितने के आए, सो आपके करंट एसेट्स आए यहाँ पे 2,40,000 के। उसके बाद आपको क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है सिर्फ करंट रेशो, और करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट कितने के आए 2,40,000 के, करंट लाइबिलिटी कितने की आई, करंट लाइबिलिटी आई आपकी 80,000 की। सो जब आप इसकी डिवीज़न करोगे सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 3:1। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशो ऑफ 3.5:1, क्विक रेशो इज इक्वल टू 2:1 इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री इज ₹24,000, कैलकुलेट करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। सो सबसे पहले जो हमें दे रखा है मैं वो लिख लेता हूँ। हमें दे रखी है करंट रेशो कितनी दे रखी है 3.5:1, और हमें दे रखी है क्विक रेशो कितनी दे रखी है 2:1, और हमें दे रखा है जो करंट एसेट्स हैं वो क्विक एसेट्स से जितने ज़्यादा हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है सिर्फ और सिर्फ 24,000। और इस लाइन का मतलब क्या है,
कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री। आपको पता है करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स या जिसको हम क्विक एसेट्स भी बोलते हैं उनमें किन चीज़ का डिफरेंस होता है। उसमें डिफरेंस होता है एक तो इन्वेंट्री का, एक प्रीपेड टैक्स का, एक एडवांस टैक्स का, और जो दो आइटम जो मैंने बताया आपको कभी एग्जामिनर देगा नहीं। सो इन तीन आइटम्स का डिफरेंस होता है। क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे दे रखा है सिर्फ इन्वेंट्री से रिप्रेजेंट करेगा। सो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होगा या जो डिफरेंस होगा वो किसकी वजह से होगा, वो होगा आपका इन्वेंट्री की वजह से। सो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 24,000। और ये 24,000 क्या है, ये है आपकी इन्वेंट्री और हमें कैलकुलेट करनी है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट रेशो लिख लेता हूँ। करंट रेशो होती है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ और ये किसके इक्वल दे रखी है 3.5:1। सो अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। सो ये क्या आ गया, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 करंट लाइबिलिटीज़। ऐसे ही जो क्विक रेशो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है आपकी क्विक एसेट्स या जिसको हम लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ और वो किसके इक्वल दे रखी है 2:1। सो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। सो जो आपके क्विक एसेट्स हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 2 करंट लाइबिलिटीज़ के इक्वल। सो ये अपनी वैल्यू 1 होगी, ये अपनी वैल्यू 2 होगी। सो ये अपने पास इक्वेशन बनी हुई है। सो अब जो करंट एसेट्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल है 3.5 करंट लाइबिलिटीज़। लिक्विड एसेट्स या जिसको क्विक एसेट्स भी बोलते हो किसके इक्वल है 2 करंट लाइबिलिटीज़। सो ये वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट कर दो। सो 3.5 करंट लाइबिलिटीज़ माइनस 2 करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू 24,000। क्योंकि लिक्विड एसेट और क्विक एसेट सेम होते हैं सो मैं यहाँ पे लिक्विड एसेट भी लिख देता हूँ। सो अब हमें सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और इसे सोल्व करना है। सो 1.5 करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू 24,000। जब ये यहाँ से मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे डिवीज़न में जाएगा सो करंट लाइबिलिटी कितने की आएंगी अपनी, ये आएंगी अपनी 16,000 की। सो अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज़ अपनी आ चुकी हैं। सो करंट एसेट्स किसके इक्वल है, करंट एसेट्स है 3.5 इंटू करंट लाइबिलिटीज़ क्योंकि ये हमने खुद कैलकुलेट करी। सो जब आप 3.5 की 16,000 से मल्टीप्लिकेशन करोगे सो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 56,000। सो ये करंट लाइबिलिटीज़ आ गई अपनी, ये आ गया अपने करंट एसेट्स। सो इस क्वेश्चन में आपको बस ध्यान में क्या रखना है, आपको ये इक्वेशन प्रिपेयर करनी है, ये इक्वेशन प्रिपेयर करनी है और ये जो लाइन हमें दे रखी है ये आपको बहुत ध्यान से समझनी है। क्योंकि अगर वो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दे देता सो प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी अमाउंट देता, बट वो इतने ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जामिनर देगा। बट अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है बुक में जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही हो सो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है द करंट रेशो इज़ equal to 2:1 state giving reason which of the following transaction would improve, reduce and not change the current ratio। और हमें 5 आइटम्स दे रखे हैं और ये पांचों आइटम्स मैं आपको 1 बाय 1 कराऊंगा। सो हमें फर्स्ट आइटम दिया हुआ है पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। सो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको दे रखे होते हैं जिसमें आपको पूछा हुआ है कि जो करंट रेशियो है वो आपकी इम्प्रूव होगी या रिड्यूस होगी या कोई चेंज नहीं आएगा, और हमें रेशियो दे रखी होती है 2:1। सो इस टाइप के क्वेश्चन में करने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, जो हमें रेशो दे रखी है जैसे यहाँ पे दे रखी है हमें 2:1। सो इसका मतलब क्या होगा, जो आपके करंट एसेट्स हैं और जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ है वो किस रेशो में एग्जिस्ट कर रहे होंगे 2:1। क्योंकि अब हमें जो ट्रांजैक्शन है उसमें हमें अमाउंट नहीं दे रखा, मतलब कुछ एग्जैक्ट नहीं दे रखा, हम किस चीज़ से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इम्प्रूव होगी रिड्यूस होगी। सो आप क्या एज्यूम करना, आपको जो ये रेशो है इसी प्रोपोर्शन में आप अमाउंट एज्यूम करना। जैसे कि यहाँ पे 10,000 तो यहाँ पे 20,000 होगा, यहाँ पे 1 लाख होगा तो यहाँ पे 2 लाख होगा, यहाँ पे अगर 10 लाख लोगे आप सो यहाँ पे 20 लाख लोगे। सो आप क्या एज्यूम कर सकते हो, जो आपके करंट एसेट्स हैं वो कितने हैं, वो है आपके 2 लाख, और जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ है वो कितनी है, वो है आपकी 1 लाख। क्योंकि जब आप इससे वर्कआउट करोगे डिवीज़न करोगे तब रेशो क्या आएगी 2:1 ही आएगी। सो अब हमें पहला आइटम दिया था पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी।
अब पेमेंट किसकी कर रहे हो, करंट लाइबिलिटी की। सो अब करंट लाइबिलिटी का कुछ भी अमाउंट एज्यूम कर सकते हो, जैसे कि 10,000 की करंट लाइबिलिटी पे करी, 20,000 की, 30,000 की, बट आप वो एज्यूम करना जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। सो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ 50,000। आप कुछ भी ले सकते हो, आप चाहे तो 200 रुपये लो, 300 रुपये लो, बट उससे आपकी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। सो इसलिए वो फिगर्स लो जो सिंपली कैलकुलेट हो जाए। सो यहाँ पे 50,000 की जब वो करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करेगा, सो उससे उसकी एक तो करंट एसेट्स कम हो गए क्योंकि कैश कम हो जाएगा उतने से, और करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी। सो 50,000 ही करंट एसेट्स में से लेस होगा, 50,000 ही करंट लाइबिलिटी से लेस होगा। सो ये कितना आया, ये आया आपका 1,50,000, और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 50,000। सो रेशो कितनी बनी अपनी जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे, सो ये बनेगी आपकी 3:1। सो आपकी रेशो क्या हुई, रेशो हुई इम्प्रूव। सो आपने आंसर में क्या लिखना है, आपने आंसर में लिखना है इस ट्रांजैक्शन से, या जो ये ट्रांजैक्शन इनकर होगी इससे करंट रेशो इम्प्रूव होगी। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, सो आप ये कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो कि मैंने ये सपोज किया और ये एज्यूम किया। उसके बाद हमें नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, की हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे। सो जब वो गुड्स परचेज करेगा क्रेडिट पे, सो इससे देखो कि किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट आया होगा। सबसे पहले तो जब उसने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए, सो एक तो उसकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई होगी, और गुड्स किस कैटेगरी में आते हैं, करंट एसेट। सो जब उसने क्रेडिट पे परचेज किए, सो उसके ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गए होंगे या क्रेडिटर इंक्रीज हुए होंगे। सो वो किस में आएंगे, वो आएंगे आपकी करंट लाइबिलिटी में। सो आपकी करंट एसेट भी इंक्रीज हुए, करंट लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज हुई। सो मैंने नॉर्मल क्या एज्यूम किया हुआ है, 2 लाख के अपने पास करंट एसेट है, 1 लाख की अपने पास करंट लाइबिलिटी है। सो जब ये दोनों इंक्रीज होंगे, सो मैं कुछ भी फिगर ले लेता हूँ। सो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 50,000 के उसने क्या परचेज़ किए, गुड्स परचेज़ किए। आप चाहे तो 1 लाख लो, 1,10,000 लो, 1,12,000 लो, जितनी मुश्किल फिगर लोगे उतनी कैलकुलेशन टिपिकल होगी। सो यहाँ पे मैंने ऐसी फिगर ली जो कैंसिल आउट आसानी से हो जाए। सो यहाँ पे ले ली मैंने 50,000, 50,000 से यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। सो यहाँ पे कितना बना, ये बना आपका 2,50,000, और ये कितना बना आपका 1,50,000। सो जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे, सो ये रेशो क्या आएगी, ये रेशो आएगी आपकी 5:3। और जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे, ये कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 1.6:1। सो ये क्या हुई है, ये हुई है रिड्यूस। पहले क्या थी रेशो 2:1, अब क्या है 1:6.1। सो इससे क्या, इस ट्रांजैक्शन से आपकी जो रेशो है वो डिग्रेड हुई है, या उसमें क्या हुआ है, उसमें रिडक्शन हुआ है। सो आप इस टाइप का कमेंट लिखोगे। सो हमें नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है पॉइंट नंबर 6, जिसमें हमें दिया हुआ है सेल ऑफ अ कंप्यूटर, बुक वैल्यू ₹4,000, फॉर ₹3,000 ओनली। मतलब कि आपने एक कंप्यूटर बेचा जिसकी बुक वैल्यू 4,000 थी, और सिर्फ आपको कितने मिले, आपको मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। सो आपने कोई चीज़ 4,000 की थी, 3,000 में बेच दी, सो आपको 1,000 का लॉस हुआ। सो लॉस ना तो करंट एसेट्स में कंसीडर होता है ना करंट लाइबिलिटी में, और क्योंकि आपने कंप्यूटर बेचा जो कि नॉन करंट एसेट था, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इम्पैक्ट किस चीज़ को हुआ है, जो आपको 3,000 रुपये कैश मिला है, क्योंकि या तो ट्रांजैक्शन कैश में हुई होगी या बैंक से हुई होगी। सो आपके करंट एसेट इंक्रीज़ हो गए, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ नहीं हुई। सो करंट एसेट्स कितने के थे अपने, 2 लाख के, करंट लाइबिलिटी कितने की थी, 1 लाख की, और क्योंकि 3,000 आपके पास कैश इंक्रीज़ हो गया होगा, करंट लाइबिलिटी में कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ। सो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2,03,000, और यहाँ पे कितना बचा हुआ था, 1 लाख। सो आपकी रेशो क्या आई, रेशो आई आपकी 2.03:1। सो जो आपकी ट्रांजैक्शन थी उससे रेशो क्या हुई, उससे रेशो या इम्प्रूव। सो अपना नेक्स्ट आइटम है सेल ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹11,000। मतलब कि आपने गुड्स बेचे जो कि कितने के थे, 10,000 के, और कितने में बेचे, ये बेचे आपने 11,000 में। सो जब आप कोई चीज़ 10,000 की 11,000 में बेच दोगे, सो इससे 10,000 का एक तो आपका स्टॉक कम हो गया होगा, और 11,000 से क्या इंक्रीज़ हुआ होगा, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन या तो कैश में हुई होगी या बैंक से। सो या तो कैश का बैलेंस इंक्रीज़ हुआ होगा 11,000 से, या बैंक बैलेंस। सो करंट एसेट्स कितने से इंक्रीज़ हुए, 11,000 से, और करंट एसेट्स कितने से रिड्यूस हुए, 10,000 से। सो अल्टीमेटली आपके करंट एसेट्स कितने से इंक्रीज़ हुए, 1,000 से। सो कितने का इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ पे 2 लाख के करंट एसेट्स पहले थे, 10,000 के माइनस हुए, 11,000 के इंक्रीज़ हुए, करंट लाइबिलिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं आया। सो जो आपकी रेशो है, रेशो क्या होगी 2.01:1। सो इससे भी क्या हुआ, इससे भी रेशो इम्प्रूव हुई है आपकी। सो अपना लास्ट आइटम है जिसमें हमें दिया हुआ है पेमेंट ऑफ डिविडेंड,
मतलब कि आपने डिविडेंड पे किया है। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, डिविडेंड आपने कितना पे किया है। सो हमने नॉर्मल कितना एज्यूम कर रखा था, करंट एसेट 2 लाख, और करंट लाइबिलिटी ये एज्यूम करी थी हमने 1 लाख। और अब हम डिविडेंड कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ, सपोज करो हमने डिविडेंड पे किया है 50,000। आप कुछ भी ले सकते हो, अगर आप 15,000 भी लोगे तब भी वही आंसर आना है, बस आपकी रेशो चेंज आएगी। बट जो आपका रिजल्ट है, मतलब कि इम्प्रूव, कांस्टेंट या डिक्लाइन, ये हमेशा हर अमाउंट से सेम आएगा। बस आपकी रेशो में हो सकता है कुछ फ़र्क आ जाए। अभी 2.1 आ रही है, सो अगर आप कुछ और फिगर लेते सो यहाँ पे 2.1 की जगह पे 2.9 आ जाती। बट जो आपका रिजल्ट है, क्योंकि वो आपसे रिजल्ट पूछता है ना कि रेशो पूछता है, अगर वो रेशो पूछेगा तब वो आपको ऐसी पर्टिकुलर फिगर देगा। बट क्योंकि उसने कोई फिगर्स नहीं दी, सो इस रिज़ल्ट पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपको जो अमाउंट लेना है वो दोनों में सेम लेना है, क्योंकि जैसे डिविडेंड पे करेगा, सो उससे जो डिविडेंड पे करेगा उसके करंट एसेट्स कितने से रिड्यूस होंगे, करंट एसेट्स उसके रिड्यूस होंगे 50,000 से। और क्योंकि जो डिविडेंड पे होता है वो क्या होता है, अपनी डिविडेंड पेमेंट होती है अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी। सो डिविडेंड पेमेंट से वो भी क्या हो जाएगी, 50,000 से कम हो जाएगी। सो अभी के लिए चलो हम यहाँ पे 50,000 नहीं लेते, हम कुछ और फिगर ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे ले लिया हमने 25,000। सो 25,000 से अपने करंट एसेट माइनस हो गए और 25,000 से अपनी करंट लाइबिलिटीज़। सो करंट एसेट कितने के बचे, 1,75,000 के, और करंट लाइबिलिटी कितने की बची, ये बची अपनी 75,000 की। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट इसे कैंसिल आउट करना है। सो अगर आप इसकी 5 से डिवीज़न करोगे, सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 35, और ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 15, और इसकी फर्दर डिवीज़न करोगे आप, सो यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 5। सो जब आप इसकी फर्दर डिवीज़न करोगे, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। सो जब आप इसकी फर्दर डिवीज़न करोगे, सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2.3:1। सो जो आपकी रेशो है वो क्या होगी, वो हो चुकी है आपकी इम्प्रूव। सो रेशो में तो कुछ भी आ सकता है, बट जो आपका नेट रिज़ल्ट है कि इम्प्रूव हुई है, डिक्लाइन हुई है या कांस्टेंट हुई है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा अगर आपने यहाँ पे अमाउंट सेम ली हो। अगर आप अमाउंट चेंज कर देते हो, सो जो आपका रिज़ल्ट है वो गलत आएगा, और जो आपने एजम्पशन मानी है सारी की सारी वो गलत हो जाएंगी। सो यहाँ पे जो ये अमाउंट लेना है दोनों में वो सेम लेना है। बट अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जगह पे अमाउंट लेने की ज़रूरत पड़ी, सो आप वहाँ पे एक ही जगह पे लोगे, ये नहीं कि यहाँ पे नीचे भी ले लोगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ था ट्रांजैक्शन नंबर 3 में। सो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसमें हमें दिया हुआ है द रेशो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटी 2.4। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशो 2:1 बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट ऑन क्रेडिट। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट हिम द अमाउंट ऑफ करंट एसेट विच मस्ट बी एक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। सो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि उसकी एग्जिस्टिंग रेशो क्या है 2.4, और वो बनाना कितनी चाह रहा है उसे 2:1। और कैसे बनाना चाह रहा है, वो कुछ करंट एसेट क्रेडिट पे परचेज करेगा। सो जब वो करंट एसेट क्रेडिट पे परचेज करेगा, सो वो 12 महीने के लिए होते हैं, सो उसकी करंट लाइबिलिटीज़ भी क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी। सो वो अपने करंट एसेट भी इंक्रीज़ करना चाह रहा है, करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ करना चाह रहा है। सो आपको बस अमाउंट सजेस्ट करना है कि उसे कितने के करंट एसेट परचेज करने चाहिए। सो एग्जिस्टिंग हमें दे रखी है, करंट रेशो दे रखी है हमें 2.4:1, और इसके अलावा हमें दे रखी है वो मेंटेन कितनी करना चाह रहा है 2:1, ये उसकी आइडल रेशो है। और हमें दे रखे हैं करंट एसेट्स कितने के उसके पास इस टाइम 3 लाख के। सो 3 लाख के उसके पास अगर करंट एसेट्स है, हमें करंट रेशो दे रखी है, सो हम उसकी करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस टाइम उसके पास कितने करंट लाइबिलिटीज़ होंगी। सो करंट लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू करंट रेशो, वो कितनी दे रखी है हमें 2.4:1। सो जस्ट आपको इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ कितने की आ जाएंगी, ये आ जाएंगी आपकी 1,25,000 की। सो इस टाइम पे उसके पास करंट एसेट्स 3 लाख के हैं, 1,25,000 की उसके पास करंट लाइबिलिटी है। सो क्योंकि वो अपनी करंट रेशो रिड्यूस करना चाह रहा है, और कैसे रिड्यूस करना चाह रहा है, वो करंट एसेट्स परचेज करेगा क्रेडिट पे, सो उसकी करंट लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी। सो इसको आगे हम सोल्व कैसे करेंगे, सो हमारे पास करंट एसेट्स हैं और अपने पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं। वो क्या परचेज़ करना चाह रहा है, वो परचेज़ करना चाह रहा है करंट एसेट्स। सो हमें अमाउंट नहीं पता अभी कितना परचेज़ करना चाह रहा है। सो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं x, और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, जितने के वो करंट एसेट्स परचेज़ करेगा
मतलब कि जितने के वो नए अमाउंट परचेज करेगा, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यू परचेज, जितना वो क्रेडिट पे एक्वायर करना चाह रहा है उतने ही उसकी क्या इंक्रीज़ हो जाएगी, उतने से उसकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा एक्स, क्योंकि जितने के उसके करंट एसेट, जितना अमाउंट से करंट एसेट इंक्रीज़ होगा उतने से ही करंट लाइबिलिटी। सो यहाँ पे भी एक्स आएगा, यहाँ पे भी एक्स आएगा, और ये किसके इक्वल होगा, नई रेशो के इक्वल, क्योंकि जब वो इनको परचेज कर लेगा तो उसकी रेशो तो ये मेंटेन हो जाएगी। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। सो करंट एसेट्स कितने के हैं उसके पास है करंट एसेट्स 3 लाख के, और करंट लाइबिलिटी कितने की है, करंट लाइबिलिटी है 1,25,000 की, और वो अमाउंट क्या परचेज करना चाह रहा है, एक्स, और किसके इक्वल मेंटेन करेगा, 2:1। सो जस्ट आपको अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख प्लस एक्स इज इक्वल टू 2,50,000 प्लस 2x। सो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50,000, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा x। सो उसे करंट एसेट्स कितने के परचेज करने पड़ेंगे, उसे परचेज करने पड़ेंगे 50,000 के। अगर वो 50,000 के करंट एसेट परचेज कर लेगा, सो उसकी रेशो 2.4 से रिड्यूस होकर कहाँ पे आ जाएगी, 2:1। सो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने के वो करंट एसेट परचेज करेगा उतने से उसकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे x, क्योंकि जो ये अमाउंट होगा वही ये अमाउंट होगा। सो इसलिए यहाँ पे दोनों जगह पे क्या आएगा, सेम वेरिएबल। अगर वो अलग दे देता है कुछ कि करंट एसेट्स इतने के परचेज करना चाहता है, करंट लाइबिलिटी कुछ अलग होगी, सो उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे वेरिएबल भी अलग लेने होते हैं। बट जितने भी वो क्वेश्चन देगा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेम ही देगा, कि मतलब वो जितने उतने का ही करंट एसेट परचेज करेगा और उतने से ही या तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, वो कुछ ऐसे देगा। सो आपको ये वेरिएबल वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है, और ये किस पे डिपेंड होगा, ये आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे डिपेंड होगा। सो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था किसका, करंट रेशो का। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो सो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो होगी जो हमारी, उसमें मैं आपको सोल्वेंसी रेशो कराऊंगा। करंट रेशो के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने करा दिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel. Thank you, bye bye.